स्क्रीन क्लियर? जी। अच्छा, अभी तक हमने जो पढ़ लिया ना, हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी पढ़ लिया था, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल मॉडल और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। ठीक है, फिर हमने शुरू किया था इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ठीक है, डेट इन्वेस्टमेंट। उसमें हमने अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल पढ़ना शुरू किया था, अमोर्टाइज कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में आज हमने पढ़ लिया कि भाई एक टेबल बनेगा। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है उसको हम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है हमने कूपन उससे, इफेक्टिव रेट से, और जो हमने इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो किससे बुक करना है हमने, फेस वैल्यू को कूपन रेट से मल्टीप्लाई करके। तो सिंपल ये हमने कर लेना। अच्छा, तो अब इसमें एंट्री इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एंट्री आपने सीख ली है, मैंने बता दी है एंट्री। ये एक टेबल बना लिया तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर वो सबसे पूछ ले कि बताओ दूसरे साल के एंड में पीएनएल में कौन सी इनकम जाएगी, तो आपको ये जाएगी। दूसरे साल के एंड पे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड कितने पर नजर आनी चाहिए, तो आपको इतने की नजर आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक टेबल बना के जिंदगी का हो जाएगी आसान। और इसको amortized कॉस्ट मॉडल क्यों कहते हैं उसकी वजह भी बता दी। ठीक है, और अल्लाह के फजल से ये किसी टीचर ने आप लोगों का जो एसीसी है ना, इतनी जहमत नहीं की कोई के फाइनेंशियल एसेट होते क्या है ये भी बता दे। इसकी वजह बताना तो बहुत दूर की बात है, amortized कॉस्ट क्यों कहते हैं इसको। ठीक हो गया? जी सर। तो एफआर के बाद ना इर्द गिर्द जरा लेक्चर लीजिएगा और थोड़ा मुलाहिजा कीजिएगा। सर, मुझे पहले से ही पता है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही जी सर। है? अच्छा, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम कर रहे थे बात, अच्छा, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। ठीक है, तो अमोर्टाइज, अब हम ना जरा रेट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये ना आपकी क्या नाम लेते हैं, हो सकता है एमसीक्यू में टेस्ट हो जाए। वो उसका ना हर बच्चे को ना न्यूमेरिकल परसेंट तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। हम्म। फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर लो, ये टेबल बना लो, क्लोजिंग निकाल दो, इंटरेस्ट इनकम निकाल लो, लेकिन जो होते हैं ना थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, वो हर किसी को नहीं समझ आए होते हैं। तो एग्जामिनर का जो मोस्ट फेवरेट एरिया होता है ना, उस एरिया को हिट करो जो हर बच्चे को नहीं आता होता। तो अब यहाँ पे ना सिंपल आपने समझते जाना। देखो हमने एक फॉर एग्जांपल बॉन्ड ना, हमारा टाइम जीरो है, टाइम जीरो पे हमने एक बॉन्ड खरीदी और हमारे पास है गए 100 रुपए। ठीक है, ये कुछ केसेस है, उस केसेस के हिसाब से मैं आपको ना पढ़ा रहा हूँ। ये केस नंबर 1 है। तो हमारे पास है गए, ठीक है, 100 रुपए की हमने एक बॉन्ड खरीद ली और हमें T1 के ऊपर ना 10 रुपए मिलने हैं, टाइम 1 के ऊपर। T2 के ऊपर हमें 10 मिलने हैं, ठीक है, दूसरे साल भी समझ लो। और T3 टाइम पीरियड 3 जो है हमारा, उसके ऊपर 10 मिलना है। फिर हमने वो बॉन्ड रिडीम कर लेनी है और हमने बॉन्ड वापस कर देनी है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह पे नहीं की। जितने हमने, हमें हर साल 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और एंड पे 100 वाली बॉन्ड हम वापस करेंगे 100 रुपए की, और हमें 100 रुपए मिल जाएगा। तो यहाँ इस वाले केस के अंदर हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगी, तो हमारा जो कूपन रेट है ना, वो बराबर होगा किस चीज के, इफेक्टिव रेट के। ठीक है, अब हम दूसरे मॉडल के ऊपर आते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको बात समझ आएगी कि मैं बात कर रहा ही क्या हूँ। ठीक है, ये तो पहला पहला था ना हमारा पहला केस। दूसरा केस ये है कि हमने टाइम जीरो के ऊपर ना 100 रुपए की जो फेस वैल्यू वाली बॉन्ड है ना वो खरीद ली, तो 100 रुपए हमारी जेब से चले गए। तो सर टाइम,
100 रुपए वाली बॉन्ड हमने खरीदी, प्लस यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये था कि इसके ऊपर ना हमने प्रीमियम पे किया। प्रीमियम का मतलब क्या होता है सर? बॉन्ड की फेस वैल्यू जो थी ना, मतलब बॉन्ड की शक्ल के ऊपर ऐसी बॉन्ड होगी, ये पीस ऑफ पेपर होगा, और इसके ऊपर लिखा होगा कि ये 100 रुपए की बॉन्ड है, और इसके ऊपर जो आपको सूद है ना, वो कूपन रेट ये 10% के हिसाब से मिलेगा, ऐसी वो बॉन्ड होगी, ठीक है। और यहाँ कंपनी के स्टैम्प स्टूम्प पे तस्वीरें वगैरह बनी होंगी, ये वो। तो ये जो फेस वैल्यू कहते हैं, इस वैल्यू को जो फेस बॉन्ड के ऊपर लिखी होती है, और ये कूपन रेट जो उसके साथ लिखा होता है कि भाई इतना आपको इंटरेस्ट मिलना है, ये बॉन्ड दिखाना और आके इसके ऊपर इंटरेस्ट ले लेना। लेकिन जब हम ये मार्केट में लेने गए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी बॉन्ड तो मार्केट में कोई बिकती भी नहीं है, ये बॉन्ड जो हम तुम्हें देने लगे हैं ना, ऐसी बॉन्ड तो तुम जिंदगी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट तो किसी किसी बॉन्ड पे नहीं मिलेगा। तो ये 100 रुपए वाली बॉन्ड ना आज तुम्हें हम 105 रुपए की देंगे। तो हमने 5 रुपए का ना प्रीमियम पे कर दिया। अब बात समझ आती है प्रीमियम क्या चीज है? जी। कि हमने 100 रुपए वाली बॉन्ड खरीदने के लिए हमने इफेक्टिवली कितने पैसे दिए? 105। 105। जब हमने 105 रुपए पे किए, मतलब हमने 5 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, हमने कर दिया 5 रुपए का प्रीमियम, तो ये भी हमारी जेब से चला गया। ठीक है। हमने 5 रुपए का प्रीमियम पे कर दिया। फिर हमें मिलने तो सर दस दस 10 रुपए हैं, ये बॉन्ड की फेस वैल्यू के ऊपर कूपन रेट 10 रुपए, यही 10 10 ही मिलेगा हमें। पहले साल के एंड पे भी 10 मिलेगा, दूसरे साल के एंड पे भी 10 मिलेगा, बस। तीसरे साल के एंड के ऊपर भी हमें 10 रुपए मिलेगा, प्लस हम इस 10 वाली जो बॉन्ड है, इसको जाके इसको देंगे, और हम 100 रुपये हमें मिल जाएगा। ये बात समझ आती प्रीमियम का है? ये फायदा है। ऐसे है जैसे, ये फायदा यही है ना कि बाकी मार्केट में बॉन्ड ऐसी होंगी जो अगर हम बॉन्ड खरीद लें तो हमें 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, किसी पे 7% मिल रहा होगा, किसी पे 6% मिल रहा होगा। लेकिन ये बॉन्ड जो है ना, जिस कंपनी की हमने बॉन्ड खरीदी है, वो 10% इंटरेस्ट वाली बॉन्ड है, तो हमें सूद ज्यादा मिलेगा, तो हमारी लालच ज्यादा होगी। ठीक है। लेकिन ये 100 वाली बॉन्ड खरीदने के लिए हमें 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये वही बात होगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाली, जब अच्छा। हमने एक्स्ट्रा 5 रुपए पे किए हैं, तो क्या हमने इफेक्टिवली 30 रुपए कमाए हैं? यही 30 रुपए कमाना है ना हमने। 25 का। हाँ, तो इफेक्टिवली हमने 25 कमाया। तो हम यहाँ कहेंगे जो हमारा कूपन रेट है और इफेक्टिव रेट है ना, वो बराबर नहीं होंगे अब, ऐसे ही है। जी। तो हम यहाँ आके लिखेंगे हमारा कूपन रेट और इफेक्टिव रेट जो है आपस में हो गया बराबर नहीं है। तो सर इसका क्या मतलब है? हमारा जो इफेक्टिव रेट है ना, वो गिर गया, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे पे किया और हमारा कूपन रेट क्या है? ज्यादा। इफेक्टिवली हमने कम कमाया, ऐसे ही है। जी। अच्छा, अब आते हैं हम केस नंबर 3 के ऊपर। टाइम जीरो पे तीसरा सीन ये है कि भाई हमने एक्स्ट्रा पैसे नहीं पे किए, बॉन्ड की इतनी बुरे हालात चल रहे थे, हमने कहा कि यार ये 100 रुपए वाली बॉन्ड इतनी बकवास बॉन्ड है, ऐसी तो बॉन्ड मार्केट में घूमती फिर रही है, कोई तुमसे ये बॉन्ड खरीदेगा भी नहीं, हम तुमसे खरीद रहे हैं। उसने कहा यार तुम खरीद रहे हो, बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो मेरी जिंदगी के ऊपर ना, तो मैं तुम्हें ना 5 रुपए का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो हमारी जेब से 100 रुपए गए, और नेट में हमारे पास 5 रुपए आए, मतलब हमारे पास 5 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ये 100 रुपए, और नेट में ये -5 हो गया। तो हमें वो जो बॉन्ड कितने की पड़ी? 95 रुपए की पड़ी ना, हमारी जेब से 95 रुपए गए। हम जी। 95 रुपए दे के 100 रुपए वाली बॉन्ड खरीद के आ गए। इफेक्टिवली हमने ज्यादा कमाया होगा कि कम कमाया होगा? कम ही कमाया होगा जिसकी पहले वैल्यू कम। अल्लाह अकबर। अगर हमने किसी के ऊपर ज्यादा पैसे पे किए हैं, ठीक है, तो हमने कहा था कि हम तो उससे 100 रुपए कम। वाली बॉन्ड 95 की मिल रही है, तो वो जाहिर है उस अच्छा पे मैं इतना इंटरेस्ट अच्छा नहीं अच्छा मिलता। मैं बताता हूँ, रुको, आगे बात करना तो पूरी। अब इसके ऊपर हमें सूद मिलना 10% के हिसाब से, वही कूपन रेट 10% है। हम आए, हमने कहा पहले साल हमें 10 रुपए मिलेंगे, दूसरे साल हमें 10 रुपए मिलेंगे। आप ना खुद एनालिटिकल वो ना बन जाए करो इंजीनियर, कि अगले उसके हालात देख के बता दो कि भाई इसकी कुंडली में दोष है, और अगर कुंडली में दोष है तो आगे इससे इंटरेस्ट भी हमें सही नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं मिलेगा। जो सूरत हाल इस वक्त सामने है ना, उसको देख के जज किया करो। ठीक है सर। तो इफेक्टिवली हमें ये 10 10 10 10 का सूद मिलेगा, कितना मिला? 30 रुपए। 5 रुपए हमें यहाँ से भी तो बचे सर, हमने इफेक्टिवली 30 रुपए कमाए के 35 रुपए कमाए। 35। हाँ, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई इसकी कुंडली में कोई दोष है? नहीं सर, इसकी कुंडली तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। है। हाँ, तो यहाँ भी जो हमारा कूपन रेट और इफेक्टिव रेट आपस में बराबर नहीं है, लेकिन सर इफेक्टिव रेट हमारा ज्यादा है कूपन रेट से, हम्म। ऐसे ही है। जी। अब चौथे केस पे आते हैं। अभी जब इकट्ठे करके मर्ज करूंगा ना, फिर देखूंगा कितनी समझ आई ये बात। केस नंबर 4।
तो ये बहुत आसान आसान सी बच्चों वाली बात है। टाइम जीरो के ऊपर हमारे पास 100 रुपए की जो है ना फेस वैल्यू वाला बॉन्ड था, और हमें 100 रुपए का ही मिला, हमारे पास से 100 रुपए ही गए, फेस वैल्यू वाली बॉन्ड थी 100 रुपए की, और हमें 10 रुपए सूद मिलना है, फिर हमें 10 रुपए सूद मिलना है, फिर हमें टाइम थ्री पे भी 10 रुपए सूद मिलना है। प्लस उसने कहा सर ये बॉन्ड दिखाना, और ये जो 100 रुपए वाला बॉन्ड है ना, ये 100 रुपए की बजाय 5 रुपए के प्रीमियम पे रिडीम करके देंगे हम तुम्हें। आने वाले 3 सालों में इस बॉन्ड की कीमत आसमानों को छुएगी, और तुम जब इस बॉन्ड को वापस लेके आओगे ना हमारे पास, तो जो तुमने 100 रुपए की खरीदी थी ना बॉन्ड, उसके ऊपर 5 रुपए तुम्हें 105 रुपए की बिकेगी तुम्हारी बॉन्ड। जब हम इसको रिडीम करवा जाएंगे तो हमारा रिडीम होगी किस चीज पे? प्रीमियम पे। अगर हमने 100 की परचेज की है, जब हम उसे करने जाएंगे तो वो 105 की होगी। बिकेगी, बिकेगी 105 ठीक। की बिकेगी। तो ठीक। इफेक्टिवली हमने 30 रुपए तो कमाए ही कमाए, प्लस ये 5 रुपए भी तो कमाए हमने, तो इफेक्टिवली हमने ज्यादा कमाए। जी। तो हमारा इफेक्टिव रेट और कूपन रेट आपस में बराबर, तो पहली बात तो होगा ही नहीं। और हम्म। कौन सा ज्यादा होगा कौन सा कम होगा? कूपन रेट। इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा ना, इफेक्टिव वो जो आप कमा रहे हो। इफेक्टिवली आपने 35 रुपए कमाए, लेकिन इंटरेस्ट इनकम तो आपको सिर्फ मिली ही 30 रुपए। ये इंटरेस्ट 10 10 10 10 करके मिला आपको 30 रुपए का, लेकिन ये 5 तो आपको फायदा हो गया ना एंड पे जाके बेचोगे तो। जी। जैसे ऊपर 5 का डिस्काउंट मिल गया था, तो 5 का डिस्काउंट जब आपको मिला था तो फायदा हो गया था ना, 35 रुपए जी। आपकी इनकम बन गई थी। ठीक है। एक दफा ये केसेस दिखाइए ना सारे। हाँ मैं सारे दिखाता हूँ एक सेकंड। अभी मैं पूरी इसकी समरी बनाऊंगा छोटी सी साथ। अभी और केस रख। नंबर, हाँ तो एक एक ही बार सारी बात करके उसके बाद खत्म कर देंगे ना बात। ओके। ये बच्चों वाली बातें हैं, अभी आप देख रहे हैं 1 सेकंड में आपको समझ आ जाएगी। फिर टाइम जीरो के ऊपर अगर हमने फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपए की फेस वाली वाली बॉन्ड जो हमने ली है, ठीक है, और हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना है 10 रुपए, दूसरे साल हमें इंटरेस्ट मिलना है 10 रुपए, और तीसरे साल में उस पर इंटरेस्ट मिलना 10 रुपए। ठीक है। प्लस सर ये 100 रुपए वाली बॉन्ड जब हम 100 रुपए की दिखाने के लिए जाएंगे ना, तो मार्केट में इतने गंदे हालात होंगे कि आपको 100 रुपया नहीं मिलेगा। ये बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 95 रुपए की बिकेगी, यानी 100 रुपए वाली बॉन्ड में से आपको 5 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, फिर आपकी बॉन्ड बिकेगी। तो अब आप सिर्फ आपने ये बताना है कि सर इफेक्टिवली आपने अब 30 रुपए कमाए हैं, और या कितने कमाए हैं? 25। 25 कमाए हैं, तो हमारा जो इफेक्टिव रेट है वो कूपन रेट के बराबर नहीं होगा सर। हम्म। इसका क्या मतलब हुआ सर? हमारा जो इफेक्टिव रेट है वो गिर जाएगा, क्योंकि हम हमें जब हम बॉन्ड बेचने जाएंगे तो हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब एक बात याद रखना, मैं रूल बता रहा हूँ, रूल ऑफ थंब ये है, इसमें आपको किसी भी किस्म का फायदा आ रहा है तो इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा और कूपन रेट कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपकी तरफ से किसी भी किस्म का नुकसान हो रहा है ना, तो इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा और कूपन रेट बढ़ जाएगा। जब आप ठीक है। खरीदने गए आपको 100 वाली चीज 105 में मिली, तो आपका नुकसान इफेक्टिव रेट कम और कूपन रेट ज्यादा। आप खरीदने गए 100 वाली चीज 95 रुपए की मिली, फायदा हुआ तो इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। आप बेचने गए 100 वाली चीज 105 की बिकी, फायदा हो गया, इफेक्टिव रेट ज्यादा हो गया। आप बेचने गए 100 वाली चीज 95 की बिकी, तो इफेक्टिव रेट गिर जाएगा। चार के चार केसेस हो गए। ठीक है। और ट्रांजेक्शन कॉस्ट वाली तो फिर आपको अच्छे तरीके से आती है ना, कि फॉर एग्जाम्पल हमने टाइम जीरो के ऊपर एक 100 रुपए की बॉन्ड खरीदी, ठीक है, और 100 रुपए की जब हमने बॉन्ड खरीदी तो 2 रुपए हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे की, तो इफेक्टिवली ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने पे कर दी, तो हमें मिलना है T1 पे 10, T2 पे 10, T3 पे 10। ठीक है। और ये 100 रुपए वाली बॉन्ड दिखाएंगे और 100 रुपए मिलेगा, मिलना तो यहाँ पे 30 रुपए इफेक्टिवली, और हमारी 2 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट नेट करेंगे तो हमने कमाया कितना? 28। तो इसमें इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा हमारा? कम, क्योंकि हमें नुकसान हुआ 2 रुपए का, हमें 2 रुपए की कॉस्ट पड़ी है। इफेक्टिव जी। रेट कम हो जाएगा और कूपन रेट क्या हो जाएगा? ज्यादा। इज इट सो? जी सर। अब आने लगी समरी, अब देखते हैं समरी में आपको समझ आती है बात सारी। तो ये बात है ना वो अब इसमें सर करना क्या था? अब ये देखना करना क्या था। केस नंबर 1, अगर वो प्रीमियम कब एक्विजिशन के ऊपर, एक्विजिशन के ऊपर प्रीमियम आपको पे करना पड़े, जब एक्विजिशन करने जाते हो और प्रीमियम आपको पे करना पड़े, कुछ एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े, तो इफेक्टिव रेट क्या होगा हमारा? रिड्यूस कम। हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही है ठीक ना। है। जी। दूसरा, डिस्काउंट एट एक्विजिशन हो तो क्या होगा?
इफेक्टिव रेट एक्विजिशन ज्यादा हमें होगी। डिस्काउंट मिल गया, हमें मिल गया, उल्टा ना सोचना हमने दे दिया। हम किसको देने जा रहे हैं भाई? हम तो बॉन्ड खरीदने जा रहे हैं, हमें कोई डिस्काउंट देगा? हम किसी को नहीं डिस्काउंट देने जा रहे। हाँ तो इफेक्टिव रेट ज्यादा होगी। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ, आपने जवाब सही दिया, लेकिन बता रहा हूँ कि दूसरी साइड पे ना सोचने लग जाना। ठीक है। फिर हमें प्रीमियम मिल रहा है एट एंड, मतलब एंड पे प्रीमियम मिल रहा है, प्रीमियम मतलब ज्यादा पैसे मिलेंगे, एंड पे तो हम बेचते होते हैं और बेच रहे हैं तो ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा। ठीक है। शुरू में खरीद रहे होते हैं, एंड में बेच रहे होते हैं, ये चीज याद रखना। बेचते हुए प्रीमियम मिल रहा है, तो ज्यादा होगी। हाँ, इफेक्टिव रेट ज्यादा होगा। ठीक है। और खरीदते हुए अगर प्रीमियम दे रहे हैं, तुम्हारे पास से जा रहा है, तो इफेक्टिव रेट गिर जाएगा पहले वाली सिचुएशन में। जी जी। और अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है एंड पे, देना पड़ रहा है बॉन्ड को बेचने के लिए डिस्काउंट एंड एंड, क्योंकि बेच रहे होते हैं, तो इफेक्टिव रेट गिर जाएगा। ठीक है। और सर अगर ऐसा सीन हो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमने कोई पे किया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे किया, तो वो तो एक्विजिशन पे ही ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपने पे किया करनी होती है, बेचते हुए तो कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती ना। जी। इफेक्टिव रेट अब बेचते हुए भी हुई तो फिर भी रिड्यूस ही हो जाएगा, हम्म। इफेक्टिव रेट इज रिड्यूस्ड। ठीक है, ये सारी बातें थी। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई ना, वो आपको कह सकता है कि आपने एक बॉन्ड परचेज किया प्रीमियम पे एक्विजिशन के ऊपर, तब कूपन रेट और इफेक्टिव रेट के अंदर क्या डिफरेंस होगा, तो एमसीक्यूज में आपको कहोगे कि इफेक्टिव रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। ओके। अब मैं अगर ये बात आपको वैसे करके समझाता तो आपको कभी भी ना समझ आती, कैसे बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ जाएगा, क्या होगा। हम्म। ठीक है। जी। तो रट्टा भी लगाओ तो अकल से लगाओ। अब सिंपल सी बात, अगर तो हमारा सवाल आ गया, वो आपको वो कहे कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपया, आपने उसको प्रीमियम पे खरीदा है और आपने प्रीमियम पे किए हैं 5 रुपए, तो आप अब क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम को ऐड करते हैं। अब आपको इफेक्टिवली पड़ा कितने का, 105 रुपए का पड़ा है ना। जी। और डिस्काउंट को हमने क्या किया था, माइनस। जी। बॉन्ड हमें कितने की पड़ी थी इफेक्टिवली, 95 की। तो जब भी अब आपने अपने पास एंट्री करनी है ना, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, तो आप कहोगे कि प्रीमियम पे किया, तो 105 से डेबिट और कैश क्रेडिट 105 से। ठीक ठीक है। है। और अगर आपको डिस्काउंट पे मिला है, तो आप अपने पास क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट कितने से, 95 से, और कैश क्रेडिट 95 से। तो इसका मतलब कि जो प्रीमियम है वो आप उसको ऐड करते हो इन्वेस्टमेंट के अंदर, कैपिटलाइज कर देते हो, और डिस्काउंट को क्या कर देते हो, लेस करते हो। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अगर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है तो कैपिटलाइज कर देते हो, वरना एक्सपेंस आउट कर देते हो, एफईटीआई ओसीआई मॉडल में भी कैपिटलाइज करते हो। तो अब ये समझ आ गया, या तो वो थ्योरेटिकल एरिया में टेस्ट कर लेगा इसको, या अगर वो सवाल बताएगा तो ऐसे बना देगा कि प्रीमियम एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए, कूपन रेट है 10%, लेकिन आपने उसको परचेज किया प्रीमियम पे, और प्रीमियम है 5%, तो आप कहोगे कि इफेक्टिवली अब आपने बॉन्ड 100 रुपए प्लस एक 5 रुपए मजीद दे के 105 में खरीदी है। तो आप अपने पास बॉन्ड को डेबिट कितने से करोगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट 105 से। और अगर वो कहे आपको 5% डिस्काउंट पे मिली है, फेस वैल्यू जो मर्जी हो, फेस वैल्यू के साथ जो भी हमने हशर नशर किया होगा वो देख लेंगे। समझ आती है बात। दोबारा रिपीट करिएगा। उसने आपको कहा कि एक 100 रुपए की फेस वैल्यू वाली बॉन्ड है आपके पास जिसका कूपन रेट है 10%, आपने वो 100 रुपए वाली बॉन्ड 10% प्रीमियम पे खरीदी है। यू हैव परचेज अ बॉन्ड विद अ फेस वैल्यू, लिखा होगा यू हैव परचेज अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100, कूपन रेट ऑफ 10%, परचेज एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आपने 5% प्रीमियम दे के वो 100 रुपए की फेस वैल्यू वाली बॉन्ड खरीदी है। तो हम्म। हम कहेंगे कि 100 रुपए की तो है वो, हमने 5% प्रीमियम पे किया। प्रीमियम किस चीज पे करते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर प्रीमियम पे करते हैं ना। तो इन्वेस्टमेंट तो 105 से हुई। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट 105 से डेबिट होगी, सिर्फ यही बता रहा था मैं। और अगर डिस्काउंट। डिस्काउंट होगा तो वो कहेगा यू हैव परचेज अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100, परचेज एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो तो फिर हम कहेंगे हमने हमने इफेक्टिवली 95 की खरीदी, हम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को 95 पे डेबिट करेंगे, कैश क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और हम अपना टेबल किस किस वैल्यू से शुरू करेंगे, इस सिचुएशन में हम यहाँ हमारा जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा था वो किससे शुरू करेंगे, 105 से, अगर ये सिचुएशन है प्रीमियम वाली। और अगर ये वाली सिचुएशन है तो अपना टेबल किससे शुरू करेंगे हम, 95 से। ठीक।
बाकी तो कहानी आती है ना, इनकम जो इंटरेस्ट इनकम है वो इफेक्टिव रेट पे बुक करनी है, ओपनिंग बैलेंस को इफेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करो, और जी। जो क्या नाम लेते हैं कैश है वो फेस वैल्यू। हाँ कैश को फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किस पे, कूपन रेट से। कूपन रेट। ठीक है, कूपन रेट को मार्केट रेट भी कहते हैं। तो ये बात, ओके सर। अब इनके बस। प्रूफ शुरू, तो नहीं नहीं प्रूफ अभी से बस, अभी तो हमारे मॉडल पड़े हैं, 2 मॉडल सीखने वाले पड़े हैं। सर आपने फजर करनी है। अच्छा एक सिर्फ अभी जो ये मॉडल करवाया ना, सिर्फ इसी मॉडल की एक एक्सटेंशन है, FVTOCI, बस हम वो करके खत्म करते हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी सुबह बताऊंगा, कुछ भी नहीं है FVTOCI में, कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, 2 कॉलम बनने हैं मजीद, एक सवाल करते हैं और उसके बाद छुट्टी। ओके सर। मुझे सवाल निकाल देना तो एक सेकंड सिर्फ। कहाँ गए ये रहे। अच्छा इफेक्टिव रेट है ना, को IRR भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। क्या? इफेक्टिव रेट को IRR भी कहते हैं, ये जो इफेक्टिव रेट है ना, ठीक। इसको IRR भी कहते हैं। कूपन रेट को मार्केट रेट भी कहते हैं। तो ये वो ना घुमा फिरा के लफ्ज लिखता है, बंदा कहता है ये नाम तो मैंने पढ़े ही नहीं थे कभी जिंदगी में। अभी मैं ये जो सवाल करवाने लगा हूँ ना, बस ये समझ लो कि ये वन एंड ओनली सवाल है। एक कूपन, एक बॉन्ड हम खरीदने लगे हैं जिसकी फेस वैल्यू 1000। ठीक है, उसके ऊपर जो कूपन रेट दिया गया ना हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, हुआ है 12%। हमने ये बॉन्ड जो खरीदा है ना, हमने प्रीमियम पे किया, हमने प्रीमियम पे किया। इसमें हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम एडजस्टमेंट डालते हैं ताकि सारा कुछ इसमें कवर हो जाए। 25 रुपए का हमने प्रीमियम पे किया है ये बॉन्ड खरीदने के लिए। तो फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड की जो कीमत है इस वक्त मार्केट में, मैं कह सकता हूँ 1025 रुपये, है ना। ठीक। प्लस मैंने इस बॉन्ड को खरीदने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इनकर की है। वो कितने किए हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने किया 18 रुपये ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमें 1043 रुपये की पड़ी। और यहाँ पे मैं आता हूँ, 3 साल हमारे टर्म्स हैं बॉन्ड के, 3 साल हमें इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 3 साल के लिए हमने ये बॉन्ड खरीदी है। टर्म्स है 3 है। अल्लाह आपका भले करे। और हमारे पास जो IRR या इफेक्टिव रेट दिया गया है ना, मैं IRR लिखूँ ताकि इस वर्ड से फेमिलियर हो आप थोड़े। 10.2629%। ये ऐसा गंदा सा रेट होता है बड़ा सारा। अब हमारे पास दिए हैं फेयर वैल्यूज, ईयर 1 के एंड के ऊपर 1035, ईयर 2 के ऊपर 1020। इस सवाल को ना बस तसल्ली से देख लेना, 1000 में, और सीख लेना, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। सिर्फ लास्ट कुछ मिनट है, इनके ऊपर अच्छे तरीके से तवज्जो कर लेना। सर हमने, अब हमने यहाँ मॉडल पढ़ना है। अमोर्टाइज कॉस्ट तो पढ़ लिया ना, अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनाते, इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट भी कवर हो जाएगा, FVTPL भी कवर हो जाएगा, और FVTOCI भी कवर हो जाएगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं हम FVTPL से ताकि बात ना आसान रहे, और उसके बाद आते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट, और उसके ऊपर दोनों का एक ही सेट पैटर्न होगा, ज्यादा कोई हमने नहीं कुछ करना। अच्छा, हम आए और हमने कहा कि सर FVTPL मॉडल में हम क्या करते थे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट करते थे, लेकिन एक बात याद रखना था हमने उसमें कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाती थी। हम्म। हम्म। तो हमने कहा सर हमने बॉन्ड खरीदी 1000 रुपए की, और प्रीमियम को हमेशा ऐड करना है, ये तो करना ही करना है। जी। मसला सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे था, उसको कैपिटलाइज करना है या नहीं करना। तो FVTPL मॉडल कहता था नहीं करना कैपिटलाइज। तो हम अपने पास अब आप यहाँ आएंगे और हम कहेंगे सर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को डेबिट कर दो सर 1050 रुपए से, सॉरी 1025 रुपए से। इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया। फिर हमारे पास कमीशन एक्सपेंस जो हमने दिया है,
इसको डेबिट कर दो कितने से, एक ही कंपाउंड एंट्री कर दी मैंने, अलग अलग भी कर सकते थे आप, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट कैश क्रेडिट, फिर कमीशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो हमने यहाँ पे एक एंट्री कर दी, 1043 रुपये से क्रेडिट हो गया। तो ये समझ आ गई बात। जी सर। ये 18 रुपये, तो हमने ये कर लिया। हमने कहा सर ये एफईटीपीएल मॉडल, सर एफईटीपीएल मॉडल में हम ये करते थे, ये इनिशियल मेजरमेंट आपने कर लिया, फिर सर उसके बाद सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती थी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में ये होता था सर कि ईयर एंड के ऊपर हम ये देखते थे। रिपोर्टिंग डेट। हाँ, लेकिन वहां वाला जो सीन था, हमें वहां क्या मिलता था, डिविडेंड मिलता था इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर, हम करते थे कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, ऐसे ही है ना। वहाँ इंटरेस्ट में। हाँ, यहाँ हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमने यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री कर देनी है। हमने कहना है हमें सिंपल, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, हमने कहा हमें कैश मिला, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। क्रेडिट। और जो हमें पैसे मिलते हैं उसके लिए हमने रूल तो नहीं तब्दील करना ना, पैसे हमेशा कैसे मिलते हैं, फेस वैल्यू को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, कूपन कूपन रेट। रेट से। हाँ, तो फेस वैल्यू है 1000 और कूपन रेट कितना है सर, 12%, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमें सर 120 रुपये जो है ना कैश हमें मिल गया। तो ये कैश रिसीव हो गया, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। जी। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। जी। फिर सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होती थी ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट के ऊपर, हम इसकी फेयर वैल्यू से कंपेयर करते थे, ऐसे ही है ना। ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का ही दूसरा पार्ट है। पहले तो इनकम बुक कर ली। तो सर हमने बॉन्ड रिकॉर्ड की थी 1025 पे, ईयर एंड के ऊपर जो है उसकी फेयर वैल्यू जो है 1035 पे पहुंची हुई है। हमने बॉन्ड को रिकॉर्ड किया था, हमारी किताबों में बॉन्ड 1025 की नजर आ रही है, वर्सेस ईयर एंड के ऊपर 1035 की बॉन्ड हुई हुई है, ऐसे ही है। जी। तो हम कहते थे जो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड है वो 15 रुपए से इंक्रीज कर गया, तो हम एंट्री कर देंगे अपने पास, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, ऐसे ही करते होते थे हम कि 15 रुपए से इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट हो गया। और ये जो फेयर वैल्यू गेन आया है बॉन्ड के ऊपर, ये कहाँ जाएगा, पीएनएल। पीएनएल के, हाँ पीएनएल के अंदर। तो हमने ये कर दिया ऐसे, कुछ मुश्किल परेशानी यहाँ तक। नो सर। तो हमने इसको यूं किया और यूं, लॉस और पे बुक करेंगे ना जब। हाँ, तो यहाँ आए, ये आ गया दूसरा सा। तो हमने लिखा यहाँ पे ईयर 2 को था ईयर 1। फिर हमने कैश डेबिट का इंटरेस्ट इनकम, वो तो हमें वैसे ही मिलनी है। अब हमने आए और हमने वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है इसको। हमने कहा हमारी बॉन्ड अब किताबों में कितने की रिकॉर्ड है सर, 1035 रुपए पे रिकॉर्ड हुई हुई है, ऐसे ही है ना। मार्केट में दूसरे साल के एंड पे बॉन्ड की कीमत कितनी है, फेयर वैल्यू दूसरे साल के एंड के ऊपर सर 1020। जो बॉन्ड हमने 1035 पे रिकॉर्ड की हुई है वो सिर्फ दूसरे साल के एंड पे 1020 की है। जी। तो सर बॉन्ड को नीचे ले आओ, बॉन्ड को उसकी औकात में लेके आओ। 1020 की है, रिकॉर्ड 1035 पे हुई है, तो 15 से लॉस। हाँ लॉस। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को जो है डेबिट क्रेडिट कर दो, कम करो, कितने से, 15 से। और जो लॉस है, ये लॉस कहाँ जाएगा, पीएनएल में। 15 से बस। तो अगर 2002 का आपसे वो पीएनएल बैलेंस शीट बनवाए, तो 2002 में एक इंटरेस्ट इनकम जाएगी पीएनएल के अंदर और एक लॉस जाएगा पीएनएल के अंदर। और अगर बैलेंस शीट बनानी होगी तो बैलेंस शीट में किताबों में हमारी इंटर जो इन वो है बॉन्ड कितने पे नजर आएगी। 100। 1020। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, खत्म हो गया, एफईटीपीएल मॉडल खत्म हो गया। इससे ज्यादा चीज वो नहीं पूछ सकता, इससे बाहर सवाल नहीं पूछ सकता। ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल और एफईटी ओसीए मॉडल देखते हैं, देखना वो इससे भी आसान है। अब हम सिंपल ना सिर्फ एफईटीआई ओसीआई जो सॉरी अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल बनाते हैं। अच्छा, यहाँ से नई कहानी शुरू। दोनों एक ही हैं, एक बनाऊंगा दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा, उसके आगे एक लाइन डालनी पड़ेगी सिर्फ। अच्छा, हमने कहा सर अब आ गया हमारे पास अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल। और अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल में जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको प्रीमियम को तो ऐड करते करते हैं, और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको भी हम ऐड कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। पढ़ा था ना हमने ये। जी सर। हाँ, अब हमारी सर अमोर्टाइज एसी में क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जो है उसको डेबिट करेंगे, कितने से सर, पूरे का पूरा 1043 से। अब कमीशन एक्सपेंस नहीं बुक करना आपने, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, और आपने अपने पास से कैश क्रेडिट कर देना 1043 से। ठीक है सर, हम्म। जब आपने ये एंट्री कर ली, ठीक है, उसके बाद पहला काम होता है हमारा टेबल बनाना। तो हम आए, हमने कहा सर यहाँ पे टेबल बनेगा। तो टेबल बनाने के लिए सर आप ये लिखोगे ओपनिंग बैलेंस, कलर चेंज करते हैं,
हम यहाँ लिखेंगे सर ईयर 1, यहाँ लिखेंगे ईयर आएगा, यहाँ आएगा हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे आएगा सर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव रेट पे बुक होता है, और इफेक्टिव रेट हमारा कितना था, 10.269%, 2629%। आपने सिर्फ देखना है और समझना है, कैलकुलेशन मैं खुद करता जाऊंगा। और सर यहाँ हमारे पास कैश रिसीव होता था, और कैश हमेशा फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते थे हम कौन रेट कूपन रेट के साथ, शाबाश, कूपन रेट के साथ। और हमारी फेस वैल्यू थी 1000 रुपये बॉन्ड की, और कूपन रेट था सर 12%। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट सी वैल्यू आएगी और हर साल वही मिलती रहेगी, ठीक है। और फिर हमारा आता था क्लोजिंग बैलेंस, बस। ये तो सर अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल है, एक, दूसरा साल, तीसरा साल। तो अब इसकी एंट्रियां तो करने की जरूरत ही नहीं है, एंट्रियां मुंह जुबानी ही करवा दूंगा। अब मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। अच्छा, अब हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आ गया, बॉन्ड कितने पे रिकॉर्ड की हुई है, 1043 पे, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 1043 के ऊपर, तो ये बनेगा, अब मैं राउंड ऑफ करके जा रहा हूँ 107। ये आ गया इंटरेस्ट जो हमने पीएनएल के अंदर लेके जाना है, प्लस जो हमें कैश मिलना है फेस वैल्यू 1000, उसके ऊपर 12%, 120 हमें कैश मिला। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट से बड़ा और कैश से क्या हो गया, कम हुआ। तो क्लोजिंग में हमारे पास जो बॉन्ड की वैल्यू रहेगी वो 1030 रहेगी, ऐसे ही है। जी। फिर जो क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बना 1030, इसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट लगा तो ये बन गया 105.7, ठीक है। और फेस वैल्यू ये तो वैसे ही आएगा, इसको हम कांस्टेंट लिख लेते हैं तीसरे साल में भी। ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस क्लोजिंग माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये आ जाएगा 101.57, ठीक है। और ये 101.57 यहाँ आया, इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट का रेट लगाया तो ये बन गया 104.3, और माइनस करेंगे ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कैश इज इक्वल टू क्लोजिंग। तो ये हमारे पास आ गया, अल्लाह आपका भला करे। 1000 वाली बॉन्ड देखो 1000 पे आके पहुंच गई, जाएंगे और 1000 पे में बेच देंगे। हमने जो प्रीमियम पे किया था और ट्रांजैक्शन कॉस्ट की थी उसको हमने अमोर्टाइज कर दिया। जो बॉन्ड हमने 43 रुपए की रिकॉर्ड की थी, आज वो कितने पे आई हुई है, 43 पे। तो हम्म। छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, कि जो आपकी जेब से एक्स्ट्रा पैसे गए होंगे ना, बॉन्ड आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती होती ना, अपनी उसी औकात पे आ जाएगी जितने पे वो बिकेगी एंड पे। फेस। अगर आपको किस, हाँ, नहीं 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 नहीं, बात को नहीं कैच किया आपने। शुरू में आपको पहले दिन पता, आप पहले दिन बॉन्ड खरीदने गए, ये ऊपर की बात है, अगर समझ आए तो ठीक है। अगर आप बॉन्ड खरीदने गए, आपको किसी ने कहा कि आज 100 रुपए की फेस वाली बॉन्ड जो है ना, 100 रुपए की दे दो, हमसे ले लो। लेकिन जब तुम बेचने जाओगे ना, तो तुम्हारी 105 रुपए की बिकेगी। हम्म। उसने जो इफेक्टिव रेट आपको सवाल में दिया होगा ना, 110% गारंटी बात है, यहाँ पे जब बॉन्ड साल खत्म होगा ना उसकी जिंदगी का, तो 105 रुपए पे नजर आ रही होगी, ठीक है। ठीक है। अब उसने, हमने जाके हमने उसको कहा था कि हमने तुझे प्रीमियम पे किया 25 रुपए का, और हम्म। हमने तुझे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट 18 की पे की है, लेकिन उसने कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ था कि आपको कोई एंड पे डिस्काउंट मिलेगा या प्रीमियम मिलेगा। तो इसका मतलब जो 1000 रुपए वाली फेस वाली बॉन्ड है, 1000 रुपए की ही रिड्यूस होके जाएगी। जी। तो इसलिए हमारी बॉन्ड आके ठहरी कितने पे, 1000 पे। और जो बाकी का हमारी जेब से खर्चा हुआ था ना, उस खर्चे को हमने आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करके पीएनएल के अंदर ले गए। ठीक है। तो ये तो अगर समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो फिर भी बहुत अच्छा काम है। अच्छा, अब कोई हमसे पूछ ले कि पहले साल के एंड में इंटरेस्ट इनकम कितनी बुक करनी है, तो 107। पहले साल के एंड पे अगर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड किताबों में कितने का नजर आएगा, तो हम कहेंगे 1030। दूसरे साल में पूछ ले तो ये इंटरेस्ट इनकम और ये कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ये जाएंगी बैलेंस शीट्स के अंदर और ये जाएंगी पीएनएल के अंदर। ठीक है। ये सब कुछ कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर, इसकी तस्वीर लो यहाँ पे। और ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी, बैलेंस शीट के अंदर। कैश भी तो जाएगा। कैश कहाँ जाएगा, अल्लाह, कैश कहीं नजर आ रहा होता है आपको, फाइनेंस होगा। है? नहीं चल। मुझे पता है 2:30 बज रहे हैं, अब बस मैंने 2 कॉलम बनाने, सवाल खत्म हो गया। अगली 10 मिनट भी मुश्किल है, 5 मिनट लगेंगे। यहाँ तक समझ लो, जल्दी से समझ आ गई यहाँ तक बात। ओके सर, आ गई। अच्छा, बस। लेकिन कैश क्यों नहीं? डबल एंट्री में कैश भी तो आएगा। डबल एंट्री में आएगा तो पीएनएल बैलेंस शीट में कहीं जाएगा। नहीं। अब फिर आप मुझे मजबूर करो कि मैं डबल एंट्री करूँ, ये लो। नहीं नहीं, ठीक है सर। नहीं नहीं, मुझे करने दो, 1 साल की डबल एंट्री करने दो। इसकी एंट्री क्या करते हैं, इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है तो इंटरेस्ट इनकम बुक करनी है तो बढ़ाओ इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट करो 107 से, और इंटरेस्ट इनकम बुक करो। इसका आसान तरीका बताऊं, जिस तरह मैं याद करता हूँ, देखो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी में बड़ा मदद करेगा ये तरीका। ये देखो, आप भूल गए कि क्या एंट्री करनी है, ठीक है, आप भूल गए।
आपने लेकिन एक चीज नहीं भूलना है, सब कुछ भूल गए तो फिर तो कुछ भी नहीं याद रहेगा, कुछ ही याद रखना है, और वो याद ये रखना है, आपने याद रखना है, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है, हम्म। ये है कैश जो इंटरेस्ट रिसीव, इतना तो याद रख सकते हो। जी। ये इंटरेस्ट इनकम, ये कैश रिसीव। हम यहाँ आए, हमने कहा दो एंट्री होनी है, अल्लाह जाने क्या होता है। इंटरेस्ट इनकम, इनकम की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट इनकम, इनकम क्रेडिट होती है, तो हमने इनकम क्रेडिट कर दी 107 से, बस। ठीक है। कैश का। अगली, हाँ, हौसला हौसला, हमने कहा कि कैश जो है, कैश जब हमें मिलता है तो रिसीव होता है तो डेबिट होता है, हमने यहाँ आए और चुप करके हमने कैश डेबिट कर दिया 120 से। अब सिंपल सी, अगर तो फाइनेंशियल एसेट है और इन्वेस्टमेंट जो बॉन्ड के अंदर आप परचेज कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट आप बॉन्ड आपने परचेज किया, तो इन्वेस्टमेंट को आप डेबिट कर दो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को डेबिट कर दो यहाँ से, और यहाँ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को क्रेडिट कर दो। ठीक है, खुद ब खुद याद होगी एंट्री। और फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी ना, फिर दोनों आमने सामने करके दिखाऊंगा। देखो, इनकम बुक कर ली और कैश की एंट्री कर ली, बाकी इंपैक्ट किस पे डाल दो, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड के ऊपर। ठीक है। ठीक है सर। तो ये वैसे एंट्रियां आनी नहीं है। अब ये इन दो एंट्रियों की एक नेट एंट्री होती थी, और उस नेट में आपका इंटरेस्ट इनकम यही जाती थी पीएनएल के अंदर, तो इसलिए ये जो है ना कैश की फिगर, इसको इग्नोर कर देते थे। ठीक है। मतलब हम अपनी बात से बहुत एक आध किलोमीटर आगे हिल गए हैं। अब वापस आते हैं। ये टी अकाउंट समझ आ गया, बैलेंस शीट में क्या जाएगा और पीएनएल में क्या जाएगा। जी सर। अच्छा, अब अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल होता तो ये होता सर, लेकिन हमारा अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल नहीं है, हमारा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल है। तो सर उसमें भी प्रीमियम को ऐड ही करते होते हैं हम, और उसमें भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड ही करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड तो डेबिट होगी इतने से ही, जितने से हुई भी है ना। जी। अच्छा, सर उसमें पूरे का पूरा टेबल ऐसे ही बनेगा, आपने भूल जाना कि ओसीआई के अंदर और ये क्या नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट के अंदर कोई डिफरेंस है पड़ा। जब ये टेबल बना लो ना, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 लाइनें और डालनी है, 4, बस। फिर आपने लिखना कैरिंग अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड, सबसे पहली बात। फिर आपकी फेयर वैल्यू, फिर क्या है, चार्ज, और फिर आएगा बैलेंस। अभी क्या हो रहा है अभी बता दूं। चार्ज और ये आ गया बैलेंस। अब हमने ये गेन और लॉस पहले में तो हम क्या लेके जा रहे थे पीएनएल के अंदर, अब ऐसे ही है ना। जी। अब जो गेन एंड लॉस ओसीआई कहता है कि ओसीआई के अंदर लेके जाना है, तो हमने कहा कि देखो हमारी जो बॉन्ड है ना, उसकी उसकी कैरिंग अमाउंट, ये कैरी अमाउंट ऑफ बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड जो है, ब्रॉड फॉरवर्ड। हम्म। ठीक है, हमारी पहले साल के एंड पे हमारी बॉन्ड किताबों में कितने की नजर आ रही है, हमने कहा वन सर जीरो। वो तो 1030 की नजर आ रही है। ये बात समझ आती है ना। जी सर। हाँ, इसको रेड पेन करते हैं, इसे कर लेते हैं, चलो। वो तो सर 1030 की नजर आ रही है। ठीक है। सर फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू जो ऊपर निकाल के आए थे हम सर, वो तो 1035 है, याद है, जी। जिस सवाल में दी हुई थी। तो हमने यहाँ आए और हमने लिख दिया सर उसकी जो फेयर वैल्यू है ना वो 1035 है। तो सर फेयर वैल्यू 1035 है, इसका मतलब 5 रुपए का गेन और लॉस आ गया, है ना। 1030 के लॉस। ऊपर हम गेन आ गया। फेयर वैल्यू किताबों, 1035 थी। साल के एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर जो फेयर वैल्यू दी हुई है हमारे सवाल के अंदर, वो दी हुई है 1035। हमारी किताबों में बॉन्ड पहले साल के एंड पे कितने का रिकॉर्ड हुआ है, 1030 का। हमने इसको उठाया और कैरिंग अमाउंट ब्रॉड फॉरवर्ड पहले साल के एंड पे यहाँ लिख दी। हम्म। फिर हमने सवाल से जाके पूछा कि सवाल सवाल बताओ पहले साल के एंड पे हमारी बॉन्ड की फेयर वैल्यू कितनी है, सवाल ने कहा 1035। ठीक है, गेना। हाँ, तो हमने कहा 5 रुपए का गेन आया हुआ है। तो अब क्योंकि मॉडल ओसीआई है, तो इसका मतलब जो हमारा गेन है वो ओसीआई के अंदर जाएगा। हम्म। हमने ओसीआई के दो टुकड़े कर लिए, टोटे टोटे, ठीक। और टोटे टोटे में फॉर द ईयर और एज ऑन टोटा टोटा कर दिया उसका। हमने कहा
₹5 का गेन आया और ये गेन गया ओसीआई के अंदर। ये आ गया फॉर द ईयर गेन 2001 का या ईयर 1 का जो फॉर द ईयर गेन है जो पीएनएल के अंदर गया है, ओ सॉरी ओसीआई के अंदर गया, वो कितना है 5। और ओसीआई के अंदर गेन का बैलेंस पहले साल के एंड पे कितने का नजर आ रहा है? ₹5 का ही नजर आ रहा है। 5 का पहले साल गया, 5 ही क्लोजिंग बैलेंस में नजर आ रहा है। जैसे पहले साल अगर एसिड लेके आओ, पहले साल डेप्रिसिएशन आपने ₹100 बुक की, तो मैं कहता हूँ कि फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन भी 100 है और क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी ₹100। ऐसे कहते होते थे ना हम। जी। तो ये वही है, पहले साल हमारा गेन आया 5 का, तो फॉर द ईयर गेन भी यही है और क्लोजिंग गेन भी यही है। ठीक है। अच्छा, ये पहले साल तो ये काम बड़ा आसान था और पहले साल ये काम हो गया बहुत आसानी से। ठीक है, अब दूसरे साल पे ना बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट यहाँ निकालनी पड़ती है असल में। और वो बॉन्ड की कैरिंग अमाउंट पता है कैसे निकलेगी? बस ये देखना और थोड़ा सा समझ लेना। वो वैसे ही आएगी जैसे। वैसे नहीं आएगी ना, मसला तो यही है सारा जिंदगी में। ये देखो, तो शुरू करें फिर हम, बिस्मिल्लाह पढ़ के। जल्दी करा दो। हाँ, तो ये हमने सबसे पहली एंट्री इसमें भी यही की, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट 1043 है, एफईटीओसी मॉडल है। और कैश क्रेडिट अब देखते जाना, बस अब ब्रेक नहीं है मेरी भी। ये हमने पहले एंट्री कर दी सर। उसके बाद हमने इनकम की एंट्री करनी है और हमने किसकी एंट्री करनी है? कैश की। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए, हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और इंटरेस्ट इनकम बुक की हमने कितने की सर? 107 की। ये इंटरेस्ट इनकम ने बुक कर ली और फिर हमें कैश मिला सर। कैश हमें मिला 120 का, तो हमने कैश डेबिट किया 120 से और हमने इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया सर 120 से। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं वही वाला प्लस माइनस का रूल लगा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बढ़ी मेरी 1043 से, फिर 107 से फिर बढ़ी और 120 से कम होगी। तो मेरी इन्वेस्टमेंट मेरी किताबों में कितने की नजर आ रही है? 1030 की। और इसकी मार्केट के अंदर कितनी वैल्यू हुई है? 1035 रुपये। ठीक है, तो इसका मतलब ₹5 का क्या आ गया? गेन। इस गेन की एंट्री मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट कर दी ₹5 से, और जो फेयर वैल्यू गेन है ओसीआई के अंदर फेंक दिया ₹5 का। ठीक। पहला साल खत्म हो गया। समझ आ गया? जी सर। अब ये जो वर्किंग है ना, ये पक्की पक्की होनी ही होनी है। अब देखो, अब और दूसरे साल पे आपको, दूसरे साल के ऊपर आपको समझ आएगी। उसमें 10। हाँ, ईयर 2 में सबसे पहले हमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। हम आएंगे और हम कहेंगे कि हमें इसकी एंट्री करनी है और हम इसकी एंट्री करेंगे सबसे पहले। इंटरेस्ट इनकम की हमने इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट की कितने से? 105.7 से। और यहाँ पे क्या किया? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड को बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया 105.7 से। ठीक है, फिर हमने कहा कि कैश की एंट्री करनी है, कैश डेबिट किया और इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया हमने कितने से? 120 से। मैं यहाँ कंपाउंड एंट्री कर सकता था लेकिन आपको समझ नहीं आएगी फिर। इसकी भी एंट्री होगी और इसकी भी एंट्री होगी, इसकी तो हमने पहले कर ली थी। सही है, जी। अब प्लस माइनस करना शुरू करते हैं। अब हम कहेंगे पहले हमारी बॉन्ड जो है ब्रॉड फॉरवर्ड, पहले हमारी बॉन्ड कितने पे 10। नजर आ रही थी? 1035 पे। पिछले साल बुक की हुई थी ना, 1030 से बढ़ा के लेके गए थे 1035 पे, 5 का गेन बुक किया था। ठीक है ठीक। हाँ, ठीक है। 5 गेन। तो 1035 पे नजर आ रही थी, फिर 105 से मजीद बढ़ी और 120 से कम होगी। तो इस वक्त जो हमारी बॉन्ड है ना किताबों में, वो नजर आ रही होगी। अल्लाह आपका भला करे। ऐसे ही कह रही बताओ, थी। हाँ बताओ कितने की नजर आ रही है? 10207 वन कितने की नजर आ रही 1020.7। है? हाँ, तो हम यहाँ आए, हमने कहा देखो हमारी बॉन्ड है 1020.7 की, और मार्केट जो ईयर एंड के ऊपर हमारी फेयर वैल्यू है वो है 1020। तो इसका मतलब हमारी बॉन्ड जो किताबों में 1020 की रिकॉर्ड है, उसकी असल औकात है 1020।
तो इसका मतलब सर हमारा लॉस आ गया 0.7 का। तो ये 0.7 का जो लॉस है ये फॉर द ईयर लॉस आया। और अब हमारा ओसीआई में जो बैलेंस है, अब सरप्लस कितने का बचा पड़ा होगा? 0.7 से माइनस हो जाएगा। हाँ, तो 4.3 का बैलेंस। तो वो पूछ सकता है कि बताओ ओसीआई का बैलेंस क्या है, या ओसीआई का चार्ज फॉर द ईयर क्या है। तो चार्ज फॉर द ईयर 0.7 का लॉस, और अगर बैलेंस पूछ ले तो 4.3 का गेन। ठीक है। और अगर अब हम ये ईयर 3 करें और इस सवाल को एंड करें, तो ईयर 3 में क्या होगा? यही इसकी इन्वेस्टमेंट और इसकी डेबिट फिगर। होगी 104.3 से, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 104.3, बोल के बताओ दोबारा। 104.3 से और इंटरेस्ट इनकम और इन्वेस्टमेंट यहाँ डेबिट वन। 104.3, शाबाश। कैश डेबिट 120 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 120, इन्वेस्टमेंट और इन बॉन्ड। ठीक है। अब हम यहाँ पे छोटी सी वर्किंग करेंगे कि ब्रॉड फॉरवर्ड कितनी थी हमारी सबसे पहले। वन हमने 1020 पे रिकॉर्ड की हुई थी, जी क्योंकि हमने बुक कर लिया था। फिर बड़ी 104 से, 104.3 से, और कम हुई कितने से? 120। 120 से। तो कितने नेट में क्या हुआ? नेट में मेरे ख्याल लॉस ही आया हमें 4.3 का। देखो ऐसे ही है। 1004.3, 1004.3 आ रही है ना उसकी वैल्यू। 1020 से ये थी ये, और 104.3 से बड़ा और 120 से कम हुआ। तो नेट में कितने का इम्पैक्ट? 1004.3। हाँ, 1004.3। क्या हो गया? 1004.3। ये है जी, हमारी किताबों में नजर आ रही है कैरिंग अमाउंट। ठीक है, हम यहाँ आए 1004.3, ये हमारी किताबों में नजर आ रही है। और मार्केट में हमने जाके पता किया तो मार्केट वाले कह रहे हैं कि आपकी जो है ना, अभी वन यकीन कर लेना, वो है 1000। 4.3 का लॉस हो गया। तो हमें 4.3 का लॉस हो गया। तो अब वो हमसे बैलेंस पूछ रहे जीरो। थे, बैलेंस हो गया जीरो। वो हमसे कहे चार्ज फॉर द ईयर ओसीआई के अंदर क्या था, हम कहेंगे 4.3 का लॉस है चार्ज फॉर द ईयर। और वो हमसे पूछ रहे ओसीआई का बैलेंस क्या है, तो क्या है? जीरो। अंडा, देसी अंडा। तो खत्म हो गया फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो ये काम तो अमोर्टाइज कॉस्ट में और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में बिल्कुल सेम होना है। और उसमें ये वाला 3 कॉलम नए डल जाने। ठीक है सर। तो ये यहाँ कहानी खत्म होगी। कल हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी को देखेंगे, जो कि हार्डली हमारी आधे घंटे की गेम रह गई अब। और कल इंशाल्लाह हम इस एफआर को इख्तिताम पजीर करेंगे, ठीक है एक सर। स्टैंडर्ड को छोड़ के। ओके, ये अपना ख्याल रखना और सवाल पूछते रहना। फिर ये पीडीएफ शेयर कर देता ठीक है सर। हूँ, क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो फिर क्लास एंड कर। नो सर। ठीक है, बाकी अपनी प्रैक्टिस वगैरह कंप्लीट कर लेना, और छोटे छोटे स्टैंडर्ड पे टाइम दो। हम्म।